तो आप देखते हैं ये 63rd क्वेश्चन। देखो, कंसिडर द फॉलोइंग ग्राफ इन विच द बर्थ एंड द डेथ रेट ऑफ अ कंट्री आर गिवन, आंसर द टू आइटम्स दैट फॉलो। अच्छा, ये बर्थ रेट है, ये डेथ रेट है। अच्छा जी, लुकिंग एट द ग्राफ इट कैन बी इन्फर्ड दैट फ्रॉम 1990 टू 2010। अब देखो यहाँ से 1990 से पूछ रहे हैं 2010 तक। पॉपुलेशन ग्रोथ रेट हैज़ इंक्रीज्ड, population growth rate has increased or population growth rate has decreased, or growth rate of a population has remained stable, or population growth rate show no trend। अब ये देखो 1990 यहाँ पे था और डेथ रेट ये है, बर्थ रेट ये है 1990 में दोनों का, ठीक है। इसके बाद इन दोनों ग्राफ को देखो तुम, ये डिफरेंस था दोनों के बीच में, बर्थ रेट और डेथ रेट के। अब ये ग्राफ क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है। ये जो गैप है इन दोनों के बीच में ये बढ़ता जा रहा है। पहले यहाँ तो मान लो ये कुछ वैल्यू रही होगी, यहाँ पे कुछ, इसको मान लूँ मैं बर्थ रेट को अप्रोक्स 23 24 अप्रोक्स ऐसा मान लो, 23 मान लो, और डेथ रेट यहाँ पे रहा होगा, ये होगा तकरीबन 13 मान लो, चलो। तो ये अभी तक डिफरेंस कितना, 10। अब यहाँ पे देखो ये कितना रहा होगा, ये 18 के आसपास यहाँ पे, और ये सिर्फ कितना है, 5-6 के आसपास ही। तो कितना डिफरेंस हो रहा है, 12-13 का डिफरेंस होगा। तो ये वैसे भी तुमको दिख रहा है ये गैप क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है। बढ़ता जा रहा है तो पॉपुलेशन ग्रोथ क्या हो रही है, डेथ रेट तो कम हो रही है। अब बर्थ रेट उसी रेट के साथ डिक्रीज नहीं हो रही है, तो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट क्या हो रही है, इंक्रीज्ड। समझे, पॉपुलेशन ग्रोथ रेट क्या हुई है, इंक्रीज्ड, क्योंकि डेथ रेट तो बहुत तेज़ी के साथ गिर रहा है यहाँ से आके, लेकिन बर्थ रेट उस पेस के साथ इसके साथ बराबर को नहीं रख पा रहा है। समझ गए, इसीलिए यहाँ पे क्या हो रहा है, पॉपुलेशन ग्रोथ रेट इंक्रीज्ड। अच्छा, दूसरा देखो, कंसिडर द फॉलोइंग अबव ग्राफ, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पॉपुलेशन हैज़ स्टेबलाइज्ड आफ्टर 35 ईयर। 35 ईयर्स के बाद पॉपुलेशन स्टेबलाइज हो चुकी है। यहाँ से शुरू हुआ 70 से 2005 के बाद ये स्टेबलाइज होगी। अच्छा देखो, हाँ ये क्या किसका ग्राफ था, बर्थ रेट का, और ये डेथ रेट का ग्राफ है, रेट, बर्थ रेट और डेथ रेट। तो अब यहाँ पे आओ, देखो पॉपुलेशन है स्टेबलाइज्ड, क्या पॉपुलेशन स्टेबलाइज हो जाएगी। बर्थ रेट देखो, बर्थ रेट यहाँ पे क्या हो रही है, बर्थ रेट तो स्टेबलाइज होगी एक तरीके से यहाँ से, और डेथ रेट भी होगी। क्या पॉपुलेशन स्टेबलाइज हो रही है, पॉपुलेशन तो उसके बाद भी बढ़ रही होगी ना, बर्थ तो हो ही रहे हैं, ऐसे तो ना पॉपुलेशन बिल्कुल कंट्रोल होगी कि उसके बाद अब बढ़ेगी नहीं। अच्छा, इसमें दूसरे में आओ, पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है स्टेबलाइज्ड, अब ये है पॉपुलेशन ग्रोथ रेट, ये स्टेबलाइज होगी 35 ईयर्स के बाद, ये तो होगी है, बर्थ रेट भी स्टेबलाइज्ड है और वो भी क्या बोलते हैं, डेथ रेट भी। तो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट नहीं होगा कि जो रेट है, जिस रेट के साथ बढ़ रही थी वो रेट अब नहीं बढ़ेगा पॉपुलेशन का, और ना वो रेट घट रहा है। तो ये क्या है, ये वाली स्टेटमेंट ठीक है। अच्छा जी, दूसरा क्या है, और देखो ये वाला, अच्छा ये डेथ रेट हैज़ फॉलन बाय 10% इन द फर्स्ट 10 ईयर। फर्स्ट 10 ईयर्स में 10% डेथ रेट कम हो गया। फर्स्ट 10 ईयर में देखो डेथ रेट कहाँ था, पहले था ये मान लो 25 पे, डेथ रेट था 25 पे। 10 साल बाद कहाँ हो गया ये, हाँ ये 20 पे। तो कितना डिक्रीज हो गया, 5 आउट ऑफ 25 इंटू में 100% निकाल रहे हैं, 5 5 20, कितने परसेंट डिक्रीज हुआ है, 20%। इन्होंने क्या बोला था, कितने परसेंट डिक्रीज हुआ है, 10%। तो क्या हो गया, ये थर्ड स्टेटमेंट गलत होगी, सेकंड ठीक थी अभी तक, थर्ड गलत है, फर्स्ट गलत है। फोर्थ को देख लो, बर्थ रेट हैज़ स्टेबलाइज्ड आफ्टर 35 ईयर। 35 ईयर्स के बाद बर्थ रेट, ये देखो बर्थ रेट तो स्टेबलाइज हो गया, कांस्टेंट हो गया अब ये, तो फोर्थ स्टेटमेंट भी ठीक है। थर्ड हमारी गलत थी, तो कौन कौन सी ठीक होगी, सेकंड और फोर्थ। कौन कौन सी ठीक होगी, सेकंड और फोर्थ, वो भी गलत थी, थर्ड। अच्छा जी, अब इस पे आओ। ये रीजनिंग वाले हैं सारे, और ये ग्राफ वाले तुम्हें इंटरप्रेट करने पड़ेंगे, इसमें कुछ समझाने के ज़्यादा ऐसा कुछ है नहीं।
ये इंटरप्रिटेशन की चीज़ है, इसमें सिंपल प्लस माइनस होती है और ज़्यादा कुछ फॉर्मूला वगैरह ऐसा कुछ यूज़ नहीं होता इनमें। जैसे यही है, अब देखो ये है आर्ली इनकम और ये आर्ली इनकम, फिगर ए फिगर बी। अच्छा, एवरेज आर्ली इनकम पर ईयर ऑफ द वर्कर्स इन अ फर्म आर रिप्रेजेंटेड बाय इन फिगर्स। अच्छा, दिस वैल्यू ऑफ ई आर डिफरेंट। ये देखो 2013 में वैल्यू कितनी थी 20, यहाँ पे 2013 में कितनी है 20, 14 में यहाँ पे कितनी होगी 25, यहाँ पे 25, यहाँ पे 15 में 30, यहाँ पे 30, यहाँ पे 16 में 35, यहाँ पे 35, यहाँ पे 17 में 40, यहाँ पे 17 में 40। तो दोनों ग्राफ तो सेम ही है, कोई फ़र्क है इसमें? बस इन्होंने स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ से ले लिया है, जी यहाँ से चला रहे हैं, अब ये थोड़ा ऊपर स्लो वो दे के चला रहे हैं बस, तो उससे ज़्यादा तो कुछ नहीं चेंज। भाई वैल्यू तो सेम ही है ना, 2013 में यहाँ भी 20 थी और यहाँ भी 20 है, 17 में यहाँ भी 40 है और यहाँ भी 40 है। तो अब देखो वैल्यूज़ ऑफ ई आर डिफरेंट, कोई डिफरेंट होंगी नहीं होंगी, सेम है ग्राफ। अच्छा, ये आओ रेंजेस, द डिफरेंस बिटवीन द मैक्सिमम एंड मिनिमम ऑफ ई आर डिफरेंट। मैक्सिमम यहाँ भी 40 था और यहाँ भी 40 है, मिनिमम यहाँ भी 20 है, यहाँ भी 20 है, तो डिफरेंस कितना है दोनों बार 20 का, कोई डिफरेंट, सॉरी रेंज कितनी है दोनों बार 20 है, तो क्या डिफरेंट होगी? नहीं, सेम है। अच्छा, स्लोप्स ऑफ ग्राफ आर सेम, सेम पेस के साथ बढ़ रहे। स्लोप क्या होता है? स्लोप होता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, यही होता है स्लोप। अब किसी भी ग्राफ को ले लो, y2 क्या होगा, फाइनल वैल्यू मान लो 40 और y1 कितनी ली तुमने 20, x क्या है, x की वैल्यू 17 से x1 13, दोनों ग्राफ में सेम है ये, इसमें भी 40 माइनस 20 अपॉन 17 माइनस 13, ये जो भी आएंगी दोनों आएंगी तो सेम ही। तो स्लोप क्या है, स्लोप क्या हुआ, स्लोप तो सेम हो गया, चेंज थोड़ी है, सेम हो गया, तो ऑप्शन सी। ठीक है जी, ये हो गया हमारा आंसर। क्यों? स्लोप ऑफ द ग्राफ आर सेम, हमें करेक्ट स्टेटमेंट ही पूछी थी। अच्छा, रेट्स ऑफ इंक्रीज ऑफ ई आर डिफरेंट, दोनों का रेट जो है वो क्या डिफरेंट होगा? यार दोनों ग्राफ सेम है तो उनका रेट भी तो सेम ही होगा, स्लोप सेम है, हमने प्रूव कर चुके हैं, तो ऑप्शन सी हो गया, डी भी गलत है। अच्छा, ये वाला देखो, कंसिडर द फिगर्स गिवन बिलो। पहले ऐसे था, 2 हैं इसके साथ, ये ऐसे इसके साथ 3 है, ये ऐसे इसके साथ 4 है, फिर ये ऐसे इसके साथ 4 है, ये ऐसे है इसके साथ 2 है, ये 3। अच्छा, ये 3 4, ये फिगर है, सॉल्यूशन फिगर ये रही। अच्छा जी, तो ये तो यार सिंपल दिख तो रहा है। देखो एक बार ऊपर है, इसके साथ क्या है डॉट, एक बार ऐसे है स्क्वायर, एक बार एरो। ठीक है, ये जो ऊपर की तरफ हो रहा डॉट वाला, इसमें भी ऊपर है, इसमें भी ऊपर है, एरो नीचे हो रहा है यहाँ भी और यहाँ भी, तीनों में। तो बचा कौन सी फिगर? ये स्क्वायर वाली, जिसके आगे स्क्वायर है। ठीक है, वो भी ब्लैक, मतलब कि ये कलर्ड है, ये वाला स्क्वायर है, तो यहाँ पे क्या आएगा स्क्वायर आएगा। अब देखो यहाँ पे नीचे 2 पैर थे, यहाँ 3 थे, 4 थे, यहाँ 4 हैं, 2 हैं, 3 हैं, यहाँ 3 है, 4 है, अब क्या आना चाहिए फिर 2। तो हमारे पास क्या फिगर आई कि एक तो स्क्वायर आना चाहिए आगे और 2 पैर आने चाहिए ऐसे, इस टाइप से कुछ। ठीक है, ऐसी कौन सी फिगर है मेरे पास? ऐसी है मेरे पास ए सिर्फ, जिस पे स्क्वायर है आगे, तो यहाँ से सिंपल हो रहा है। तो अच्छा जी, 67 देखो, ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इन लैख और ये सेलिंग, अच्छा सेलिंग प्राइस पर पीस, नंबर ऑफ पीस सोल्ड ये है। क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं? ये पूछ रहे हैं द मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट एंड प्रोजेक्टेड सेल्स फॉर अ प्रोडक्ट आर शोन इन द अबव फिगर ए एंड बी रेस्पेक्टिव, व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ पीसेस दैट शुड बी मैन्युफैक्चर्ड टू अवॉइड अ लॉस। मिनिमम नंबर ऑफ पीसेस बताने जिससे लॉस ना हो मुझे। अच्छा जी, ठीक है, ये कौन सा 67 था ना। देखो मैं पहले इसी पे निकालता हूँ, कॉस्ट प्राइस क्या होगी, कितने प्रोडक्ट हैं 3000 प्रोडक्ट के लिए कॉस्ट प्राइस कितनी है 8 लाख, 8 इंटू 10⁵ लाख के लिए क्या लिखते हैं 10⁵, तो ये है 3000 प्रोडक्ट के लिए 8 लाख कॉस्ट। अब 3000 प्रोडक्ट के लिए, अच्छा ये कॉस्ट टोटल है इन लैक्स, ये यहाँ पे लिखा हुआ
इन लैक्स इसलिए ले रहा हूँ मैं। और ये क्या है, सेलिंग प्राइस क्या है, 3000 प्रोडक्ट्स की है, 300 पर पीस। अब एसपी क्या होगी फिर, 3000 प्रोडक्ट पीसेज है, और ये है एक पीस की कितनी कीमत है, 300, तो 3000 की कितनी हो जाएगी, इंटू 300, तो 3 तिया 9 इंटू में 10⁻3 और 2 5। सीपी तो है 8 लाख, एसपी है 9 लाख, तो क्या हो रहा है, प्रॉफिट है यहाँ तो। लेकिन मुझे क्या देखना अभी, 3000 पे तो वो मेरा हो रहा है प्रॉफिट, जब तो 3000 प्रोडक्ट सेल कर रहा हूँ। अब आओ 2000 पे, क्योंकि मुझे मिनिमम पूछा है, मिनिमम, समझ रहे हो, मिनिमम देखना है। अब देखो 2000 प्रोडक्ट पे देखो एक बार, 350, सीपी देखो पहले, सीपी देखो, सीपी देखो क्या होगा, हाँ सीपी देखेंगे हम 2000 के लिए, 2000 प्रोडक्ट के लिए सीपी क्या है इसमें, ये है मेरी 7 लाख, 7 इंटू 10⁵। अच्छा एसपी देखो 2000 के लिए 350 के हिसाब से 2000, ठीक है जी, तो 35 दूनी 70 गुणा में 3 4 इक्वल टू 7 इंटू 10⁵, ये होगा एसपी। और वो क्या था सीपी, सीपी भी सेम है, तो यहाँ लॉस होगा, अभी भी लॉस नहीं होगा, ना तो प्रॉफिट हो रहा है ना लॉस हो रहा है। लेकिन इससे कम अगर मैं जाऊँ, जैसे 1000 के लिए चेक कर लो एक बार और, 1000 के लिए सीपी कितना होगा 1000 के लिए 6। वैसे तुम यहीं पे 2000 पे ना इस क्वेश्चन को ख़त्म कर दोगे, मिनिमम 2000 आ गई मेरी, कि इससे ज़्यादा तो क्या हो रहा है, प्रॉफिट ही हो रहा है इससे ज़्यादा पे, तो इस भाई 2000 पे मेरा लॉस अवॉइड करना था मुझे बस ये नहीं देखना था कि प्रॉफिट होगा या नहीं होगा, मुझे ये था कि मेरा लॉस ना हो, बस मतलब कि मेरी सीपी एसपी से ज़्यादा ना आ जाए। लॉस क्या होता है, लॉस यही तो होता है सीपी माइनस एसपी, अगर ये दोनों बराबर हैं तो क्या लॉस क्या होगा, जीरो, तो लॉस तो ख़त्म हो गया यहाँ पे, ये दोनों बराबर होती सी लॉस तो जीरो हो गया, तो मेरा आंसर क्या होगा, मिनिमम 2000 प्रोडक्ट बेचूंगा तब भी मेरा लॉस नहीं होगा, मुझे उसके ज़्यादा बेचूंगा तो मैंने देख लिया था प्रॉफिट हो रहा था, 3000 प्रोडक्ट अगर बेच दूँ तो 1 लाख का प्रॉफिट हो रहा था सीधा, कि 8 लाख सीपी था, एसपी 9 लाख है, तो 1 लाख का सीधा सीधा प्रॉफिट हो गया मुझे। तो लेकिन मिनिमम कितने चाहिए मुझे, मिनिमम मुझे कम से कम 2000 प्रोडक्ट तो बेचने पड़ेंगे, समझ गए। अब आओ नेक्स्ट पे देखो, ये 68th वाला, अ लिफ्ट हैज़ कैपेसिटी ऑफ 18 एडल्ट्स और 13 चिल्ड्रन। अच्छा जी, मतलब कि तुम ये मान लो 18 अडल्ट हो या फिर 30 चिल्ड्रंस हो, लिफ्ट में चल सकते हो। मैंने मान लिया 18 अडल्ट का वेट कितना है, डब्लू, कि लिफ्ट में क्यों, मैं ऐसा क्यों मान रहा हूँ, ताकि मैं ये देख लूँ कि लिफ्ट की कैपेसिटी डब्लू वेट तक ही है, इतना वेट ले सकती है, और वो किसके बराबर है, 18 अडल्ट के, और या फिर 30 चिल्ड्रंस भी इतने वेट के होंगे, क्योंकि इसकी कैपेसिटी तो इतनी है, ये कह रहे हैं 18 अडल्ट हो या फिर 30 चिल्ड्रंस हो, तो कैपेसिटी तो उसकी डब्लू होगी ना दोनों केसेस में। अच्छा जी, जब अब इस पे आओ पहले, जब 18 अडल्ट का वेट है डब्लू, तो एक अडल्ट का कितना होगा, W/18, बचपन में करते डिवाइड कर देंगे कम के निकालने के लिए। अब मुझे क्या कह रखा, हाउ मैनी चिल्ड्रंस कैन बोर्ड विद 12 अडल्ट, एक अडल्ट का वेट डब्लू है, 12 अडल्ट का कितना हो जाएगा, 12/18 डब्लू, कितना हो जाएगा 6263, 2/3 डब्लू। जब 12 अडल्ट लिफ्ट में ऑलरेडी हैं तो इतना वेट तो भर चुके हैं, लिफ्ट की कैपेसिटी कितनी थी टोटल डब्लू की, इतना वेट उसमें आ चुका है, तो अब वेट आ कितना सकता है, सब्ट्रैक्ट कर दूंगा मैं, टोटल वेट जितना आ सकता था उसमें से जो ऑलरेडी भर चुका उसको सब्ट्रैक्ट करूंगा, कितना आएगा, W/3, यही आएगा। इतना वेट और ले सकती है मेरी लिफ्ट। अब इसमें देखना मुझे इतने वेट के पे कितने बच्चे बनेंगे। देखो डब्लू वेट था मेरा 30 चिल्ड्रंस पे, तो W/3 वेट कितने पे होगा, डिवाइड बाय 3 कर दो, इक्वल टू 10 चिल्ड्रंस, कि 12 अडल्ट आ गए उसमें मेरी लिफ्ट में, और 10 चिल्ड्रन और आ सके जिनका वेट W/3 होगा, समझ गए, तो 10 चिल्ड्रंस ये होगा, और कुछ नहीं है यहाँ पे, समझे। सिंपल वही बचपन वाला हिसाब था यार, 10 रुपये की 5 टॉफ़ी आ रही हैं तो 1 रुपये की 1/2 आएगी, डिवाइड कर देंगे, 20 रुपये में कितने आएंगे इंटू कर देंगे, 10 टॉफ़ी आ जाएंगी, बस यही बचपन वाला हिसाब, और नया कुछ नहीं है इसमें, कोई ऐसे बड़े फॉर्मूला यूज़ नहीं कर रहे हम।
ये देखो, अ पर्सन ब्रॉट एन रेफ्रिजरेटर वर्थ 22,800 with 12.5% interest compounded yearly. At the end of first year, he paid 8,650 and at the end of second year 9,125. How much will he have to pay at the end of third year to clear the debt? अच्छा जी, देखो फर्स्ट प्रिंसिपल कितना हो गया मेरा 22,800, रेट क्या है 12.5%। ठीक है जी, तो मैं सिंपल इंटरेस्ट निकाल लूँ कि इंटरेस्ट मेरा कितना होगा एक साल बाद, 22,800 इंटू 12.5 इंटू 1/100। अच्छा, मैं 1 के लिए क्यों निकाल रहा हूँ, क्योंकि मुझे एक साल बाद उसमें 8,650 कम करने हैं जो मैं दे चुका हूँ जहाँ पे फ्रिज वाले को। ठीक है, तो ये पॉइंट हटाने का 1 0, समझे, 2 0 से 2 0, 5 25 5 2, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तो तुम भी कर सकते हो, इसमें कोई वो नहीं है। इसका 5 को 20, 5 7 5 8 2 2 0 15 8 2850, ये मेरा इंटरेस्ट है। एक साल बाद फिर मेरी अमाउंट कितनी हो जाएगी, अमाउंट क्या होता है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, वो कितना था 22800 प्लस 2850, 22800 05 16 5 2, ये हो जाएगा 25650। एक साल बाद मेरी अमाउंट इतनी हो चुकी है, अब मुझे पे करनी है, लेकिन मैंने कितनी पे की 8650 ओनली, यही पे कर रहा हूँ मैं, तो इसको सब्ट्रैक्ट कर दूंगा मैं क्योंकि इतनी पे कर चुका हूँ, 0 0 17,000। अब मेरा इतना पैसा बच गया सेकेंड ईयर में भी। अब इस पे भी 12.5% का इंटरेस्ट लगेगा जी, इंटू 1 एक साल के लिए, क्योंकि नेक्स्ट ईयर कितनी पे कर रहा हूँ मैं 9,125 रुपीज़, तो एक साल इस पे कितना इंटरेस्ट लगा पहले मैं इसको निकाल लूँगा, तो 125 इंटू 17 35 14 17 8 5 2 1 5 7 5 12 11 2 2, ये हो गया मेरा इंटरेस्ट 2125। तो मेरा अमाउंट कितना हो जाएगा 17,000 तो प्रिंसिपल था इस बार, और 2125 इंटरेस्ट हो गया, तो कितना हो जाएगा ये 52,191,19125। अब इसमें से 9125 में फिर पे कर चुका हूँ, तो मेरा कितना बचा 10,000 अमाउंट। सेकेंड ईयर में जब से दूसरे साल के बाद कितना अमाउंट है, अब मेरा इंटरेस्ट किस पे लगेगा, इसी पे तो लगेगा जो बची हुई अमाउंट है, ये तो मैं पे कर चुका हूँ ऑलरेडी। तो अब इस पे निकालते हैं थर्ड ईयर के बाद, 10,000 इंटू 12.5 डिवाइड बाई 100 0 इंटू में 1। अब थर्ड ईयर में मुझे ये कंप्लीट करना है, इसीलिए 1 ले रहा हूँ मैं, क्यों, क्योंकि एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर मुझे क्लियर करना सब कुछ, तो मैं ये बताऊँगा। अब देखो 3 0 से ख़त्म, तो 1250 मेरा ये इंटरेस्ट है। 10,000 तो ऑलरेडी था जो मुझे देना था प्रिंसिपल, मेरा इतना इंटरेस्ट बन गया, तो थर्ड ईयर में मेरी टोटल अमाउंट मुझे कितनी पे करनी पड़ी 10,000 प्लस 1250, तो कितना हो जाएगा ये 05211 11250। समझ गए, ये क्या है आंसर डी दिख रहा है 1125, ये लो 11250, ये होगी मेरी। समझ आया कैसे हुआ भाई, मुझे हर साल का पे करना था, मैंने एक साल का इंटरेस्ट निकाला, दोनों का अमाउंट निकाला, फिर प्रिंसिपल के साथ ऐड करके, फिर उसमें से मैं जो पे कर चुका हूँ उसको सब्ट्रैक्ट कर दिया, फिर जो बचा वो मेरे प्रिंसिपल हो गए एक साल के लिए, उस पर इंटरेस्ट निकाला, फिर उसको ऐड किया अमाउंट निकालने के लिए, फिर उसमें से मैंने जो पे कर चुका हूँ सेकेंड ईयर में उसको सब्ट्रैक्ट किया, ऐसे ही फिर थर्ड का निकाला। समझ गए। अब ये देखो 70th, ये क्या है, ये भी रीजनिंग का ऐसे ही है, पहले यहाँ था, ये इधर आया, ट्रायंगल इधर आया, फिर ये यहाँ से यहाँ, ये यहाँ, अच्छा, फिर ये इधर, ये ऊपर, फिर ये यहाँ से ऊपर, ये इधर ना, ऐसे सिंपल है यार, सर्कुलर मोशन चल रहा है। देखो ये वाला देखो, स्क्वायर कैसे चल रहा है, सिर्फ स्क्वायर पर फोकस करना अभी, और सबको भूल जाओ। ये यहाँ से यहाँ आया इसमें, उसके बाद फिर एक नीचे आया, फिर एक इधर आया, फिर एक इधर गया, फिर एक ऊपर आया, तो ये क्या चल रहा है, स्क्वायर जो मेरा स्क्वायर वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ऐसे चल रहा है,
इसके बाद अब बताओ क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ये कैसे चलेगा, ऊपर यहाँ आएगा ऊपर वाले डिब्बे में, तो यहीं से आंसर हो जाता है। दूसरा वाला और चेक कर लो वैसे तो एक बार और, तो हो गया यहीं पे। अब देखो ट्रायंगल को देखो, ये यहाँ से यहाँ आया, यहाँ से यहाँ पहुँचा, फिर ऊपर गया, फिर एक ऊपर गया, फिर एक ऊपर गया यहाँ पे, फिर एक यहाँ आया, इसके बाद यहाँ वापस आएगा। तो कौन सा है? ऑप्शन बी। ये कैसे चल रहा है? ट्रायंगल कैसे चल रहा है मेरा? ये एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है, समझ रहे हो? स्क्वायर को क्लॉकवाइज चलाते रहो, ऐसे रोटेट करो, और ट्रायंगल को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलाते रहो। आंसर आ गया सिंपल बी, इसमें कुछ था ही नहीं सोचने का। अच्छा जी, ये देखो, कंसिडर द फॉलोइंग ग्राफ, द कर्व विद द इंडिकेटेड एज ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन ऑफ 2 कंट्रीज ए एंड बी ओवर द पीरियड। देखो, विद रेफरेंस टू द अबव, ये है मेरी कंट्री ए, ये कंट्री बी, विच ऑफ द फॉलोइंग आर मोस्ट लॉजिकल एंड रेशनल इंटरफेसेस दैट कैन बी मेड। अच्छा जी, ये देखो, ये है क्वेश्चन। ओवर द लास्ट 2.5 decades, the dependency ratio of country B has decreased. Dependency ratio of country B has decreased. अच्छा ये देखो ग्राफ। अच्छा ये भी बताओ पहले मुझे, डिपेंडेंसी होती कौन सी एज की है? जो डिपेंडेंसी होती है ना उसको लेते हैं हम, हाँ जो इसमें है, इसमें क्या है, 64 प्लस वाली होगी। जो मोर देन 64 की पॉपुलेशन है वो क्या होती है? डिपेंडेंट होती है। इकोनॉमिक्स में पढ़े होंगे ये सब तुमने यार, इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं ना, डिपेंडेंट पॉपुलेशन है, या फिर वैसे भी लॉजिकली सोच सकते हो तुम, भाई जो ये पॉपुलेशन है ये डिपेंडेंट होती है 64 से ऊपर वाली, क्योंकि ये कुछ कर नहीं सकते ना, ये वर्किंग एज में तो होते नहीं है, रिटायर्ड हो चुके होते हैं सब। तो अब इसमें देखो, ये कह रहे हैं ओवर द लास्ट 2.5 decades द डिपेंडेंस रेशियो फॉर कंट्री बी हैज़ डिक्रीज्ड। कंट्री बी ये है, इसकी डिपेंडेंस पॉपुलेशन ये वाली है इसकी। अच्छा जी, अब इसमें देखो तुम, डिपेंडेंसी पॉपुलेशन इसकी डिक्रीज हुई है, वो डिपेंडेंसी रेशियो, एक मिनट, बाय द एंड ऑफ नेक्स्ट 2.5 decades द डिपेंडेंसी रेशियो ऑफ कंट्री ए विल be much less than that of country B. So country A. नहीं, decreased. अच्छा, by the end of next 2 decades the total. हाँ अच्छा जी, देखो क्या है ये देखो पहला क्या है, ओवर द लास्ट, ये देखो ओवर द लास्ट 2.5 decades द डिपेंडेंसी रेशियो फॉर कंट्री बी हैज़ डिक्रीज्ड। ये देखना, मुझे बताना तुम देख के, कंट्री बी ये, डिपेंडेंसी पॉपुलेशन ये है, वर्किंग एज पॉपुलेशन कौन सी है ये, डिपेंडेंसी रेशियो क्या होती है, डिपेंडेंसी रेशियो जो होती है ना वो होती है जो डिपेंडेंट पॉपुलेशन है अपॉन में वर्किंग एज पॉपुलेशन, मान लो तुम वर्किंग एज वाले कि इनके रेस्पेक्ट में ये डिपेंडेंट पॉपुलेशन की रेशियो क्या है। मुझे ये बताओ ग्राफ बी में देख के, जो 15 से 64 वाले होते हैं ना, ये होते हैं वर्किंग एज वाले। ये वर्किंग एज वाली पॉपुलेशन का ये ग्राफ है, ये वाला डॉट वाला, और इसका है ये लाइन, ये वाला है डैश वाला। अब ये तो इस बारीकी के साथ उठ रहा है, लेकिन वर्किंग एज पॉपुलेशन किस तेज़ी के साथ बढ़ी है देख रहे हो तुम। तो तुम क्या कहोगे, जो ये डिपेंडेंसी पॉपुलेशन है ये क्या डिक्रीज हुई है? जब मैंने तुम्हें बताया वर्किंग एज, ये डिपेंडेंसी रेशियो होती है डिपेंडेंट पॉपुलेशन अपॉन वर्किंग एज पॉपुलेशन, तो जब ये नीचे वाली वैल्यू इंक्रीज होगी तो डिपेंडेंस रेशियो क्या होगी, डिक्रीज नहीं होगी। सिंपल मैथ्स में पढ़ा ना तुमने, जब ये वाली डिनोमिनेटर वाली वैल्यू को बढ़ाएंगे हम तो ये वाली वैल्यू घटती है, डिपेंडेंस रेशियो। अब इसमें देखो वर्किंग एज पॉपुलेशन किस पेस के साथ बढ़ा है, बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, तो डिपेंडेंसी रेशियो क्या होगी, ऑब्वियसली डिक्रीज होनी चाहिए, क्योंकि मेरा डिनोमिनेटर वाला पार्ट क्या हो रहा है, बहुत तेज़ी के साथ बढ़ रहा है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, करेक्ट हो गया, क्योंकि 2.5 decades में मेरी डिपेंडेंसी पॉपुलेशन डिक्रीज हुई है,
समझ गए। अच्छा नेक्स्ट में देखो, बाय द एंड ऑफ नेक्स्ट 2.5 decades द डिपेंडेंसी रेशियो ऑफ कंट्री ए विल बी मच लेस देन दैट ऑफ कंट्री बी। कंट्री ए को देखना, कंट्री ए की पॉपुलेशन यहाँ तक तो इंक्रीज जो थी वर्किंग एज पॉपुलेशन बढ़ रही थी, लेकिन उसके बाद क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। और आने वाले टाइम पे भी क्या रिफ्लेक्ट करेगा ग्राफ, कहीं ना कहीं डिक्रीज ही करेगा, और ये बढ़ेगी, ये बढ़ने पे दिख रही है यहाँ से भी, तो क्या होगी इसकी डिपेंडेंसी रेशियो कम होगी, मतलब इसकी डिपेंडेंसी रेशियो क्या होगी, इंक्रीज होगी। क्यों, वर्किंग एज पॉपुलेशन इसकी डिक्रीज हो रही है। वर्किंग एज जब नीचे वाली डिनोमिनेटर वाला पार्ट मेरा, ये डिनोमिनेटर वाला पार्ट डिक्रीज होगा तो ये क्या होगी, वैल्यू बढ़ेगी, समझ गए ना। तो इसलिए ए की वैल्यू क्या होगी, डिपेंडेंसी रेशियो बढ़ेगी एज कंपेयर टू बी। बी की डिक्रीज हो रही थी, इसकी इंक्रीज होगी। तो ऑप्शन बी क्या हो गया, गलत हो गया। फर्स्ट ठीक है, दूसरा गलत है। अभी तो दूसरा गलत करके वैसे हो गया यहीं पे, पर तीसरा भी देख लो तुम। इन द नेक्स्ट 2 decades द वर्क फोर्स रिलेटिव टू इट्स टोटल पॉपुलेशन विल इंक्रीज इन कंट्री बी, इन कंट्री बी एज कंपेयर टू कंट्री ए। वर्क फोर्स पॉपुलेशन कौन सी है, ये वाली, इसका ग्राफ ये था। बी की क्या हो रही है, सॉरी ए की डिक्रीज होगी आने वाले टाइम पे, इसका ग्राफ ये रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ से। और ए का सॉरी बी का इंक्रीज करेगा, तो क्या होगा, थर्ड वाला सही हो गया। यही तो बोला हमसे, वर्क फोर्स रिलेटिव टू टोटल पॉपुलेशन विल इंक्रीज इन कंट्री बी। कंट्री बी का तो इंक्रीज ही हो रहा है कंपेयर टू कंट्री ए का डिक्रीज होगा, उससे ज़्यादा, इससे तो ज़्यादा ही होगा। तो फर्स्ट एंड थर्ड क्या है, करेक्ट। समझ गए, खास था नहीं इसमें कुछ, ये इंटरप्रिटेशन की चीज़ है यार। ग्राफ से तुम देखो एक बार ये और देख लो। हाँ, लक्ष्मी, हर ब्रदर, हर डॉटर एंड हर सन आर बैडमिंटन प्लेयर्स। अ गेम ऑफ डबल्स इज टू बी। लक्ष्मी है, उसका ब्रदर है, उसका सन है और डॉटर है। अच्छा, ये 4 बंदे हैं, ये खेल रहे हैं। लक्ष्मीज ब्रदर इज डायरेक्टली अक्रॉस नेट फ्रॉम हर डॉटर। ये ब्रदर हो गया एक तरफ डॉटर हो गई। हर सन इज डायगनली अक्रॉस द नेट फ्रॉम द वर्स्ट प्लेयर सिबलिंग। जो सन है ना, वो इसके डायगनली अपोजिट है सन। दोनों सिबलिंग ये थे, इसमें वर्स्ट कौन है, ये, क्योंकि वर्स्ट प्लेयर के अपोजिट में है सन, तो वर्स्ट प्लेयर तो डॉटर होगी। अच्छा जी, समझ आया क्या हुआ। देखो पहली स्टेटमेंट कह रही है मुझे कि ब्रदर तो होगा अपोजिट साइड में डॉटर के, और जो सन है वो वर्स्ट प्लेयर है जो दोनों सिबलिंग में से उसके अपोजिट है, तो वर्स्ट प्लेयर डॉटर ही होगी। दोनों सिबलिंग तो ये थे, इसके अपोजिट सन है, तो ये दोनों इधर हो गए, और ये डॉटर इधर है, तो इधर कौन आएगी, एक लक्ष्मी। 2 प्लेयर होने चाहिए दोनों साइड में। अच्छा, जब थर्ड स्टेटमेंट पढ़ो, द बेस्ट प्लेयर एंड द वर्स्ट प्लेयर आर ऑन द सेम साइड। वर्स्ट प्लेयर ये थी, तो बेस्ट इसके साथ होना चाहिए, तो बेस्ट प्लेयर कौन सा है, ये वाला। ये कौन है, बेस्ट प्लेयर। पूछा क्या, हु इज़ द बेस्ट प्लेयर, कौन है, लक्ष्मी खुद, क्योंकि वो कौन है, डॉटर के साथ खेल रही है जो। अच्छा जी, अब आओ नेक्स्ट पे। ये कह रहे हैं द ग्राफ ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेटर चेंज इन की पॉलिसी रेट्स मेड बाय द सेंट्रल बैंक सर्विस टाइम्स इन इंडिया इन अ ईयर। अच्छा, की पॉलिसी रेट्स ये है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी द मोस्ट लाइकली रीजन फॉर सेंट्रल बैंक फॉर सच एक्शन। ये इकोनॉमिक्स है यार, ये तो देखो CRR तो फिक्स है, रेपो रेट को इंक्रीज कर रहे हैं लगातार, और ये तो इसके साथ में होता ही है। ये तो सिंपल इकोनॉमिक्स का पढ़ा होगा तुमने, बैंकिंग सेक्टर उसमें देखा होगा। ये रेपो रेट को हम कब इंक्रीज करते हैं, हम कब चाहते हैं कि मार्केट में पैसा कम से कम जाए, लोग कम जाके वो दें, क्या बोलते हैं उसे, अरे लोन वगैरह कम लें, मार्केट में पैसा हम इनफ्लो कम करना है। कब करते हैं ये सब हम, जब इन्फ्लेशन ज़्यादा हो। तो ऑप्शन डी सिंपल, एंटी इन्फ्लेशनरी स्टांस। फॉरेन इन्वेस्टमेंट से इसका कोई लिंक है कि हम इसको बढ़ाएंगे तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी हमारी, कुछ मतलब नहीं है, सिंपल साफ दिख रहा है यार। या फिर लिक्विडिटी बढ़ाने के लिए रेपो रेट बढ़ाते हैं घटाते हैं हम, इकोनॉमिक्स है यहाँ पे रीजन कुछ नहीं है। ये तुम इकोनॉमिक्स से करोगे, अगर इकोनॉमिक्स पढ़ी हुई है तो कर पाओगे। अगर हमें वो जब लिक्विडिटी बढ़ानी होती है तो रेपो रेट को हम डिक्रीज़ करते हैं, ना कि इंक्रीज़ करते हैं। इंक्रीज़ कर रहे हैं जब हम एंटी इन्फ्लेशनरी, महंगाई ज़्यादा हो रही है, हम चाहते हैं मार्केट से पैसा कम हो, तो हम क्या करेंगे, रेपो रेट को बढ़ाना शुरू कर देंगे, तो वो इसलिए बढ़ रहा है। ये इकोनॉमिक्स है सिंपल। अब देखो
ये देखो, ये इस पे आओ, ये भी पर कैपिटा इनकम, पर जीडीपी ग्रोथ रेट, टेली डेंसिटी। देखो, विद रेफरेंस टू द अबव टेबल विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर मोस्ट लॉजिकल एंड rational interference that can be made. Higher per capita income is generally associated with higher tele industry. ये बताओ, पर कैपिटा इनकम अब बहुत ज़्यादा होगी तो क्या टेली डेंसिटी भी ज़्यादा हो रही है? यहाँ देखो, पर कैपिटा इनकम 707, टेली डेंसिटी 70। और यहाँ पे आओ, पर कैपिटा इनकम 1077, टेली डेंसिटी 77। पर कैपिटा इनकम 900 पे 104 होगी, यहाँ 900 पे 104 होगी, यहाँ 1077 पे 77 ही बस। तो क्या इससे कोई लिंक है कि ये अगर ये बढ़ेगी तो ये भी बढ़नी चाहिए? अगर उस हिसाब से देखते तो ये 104 से ज़्यादा आना चाहिए था भाई। 900 पे तो सिर्फ मेरा है 104.86 और 1077 पे ये सिर्फ 77.5 पे ही है। तो क्या इसमें और इसमें कोई लिंक है कि अगर मैं इसको इंक्रीज़ करूँ तो क्या ये भी इंक्रीज़ होगा? कोई मतलब ही नहीं है, ये तो और डिक्रीज़ हो गया। तो क्या ये फर्स्ट स्टेटमेंट को सही कह सकता हूँ मैं? नहीं, कि हायर पर कैपिटा इनकम होगी तो टेली डेंसिटी भी हायर होगी, नहीं है। अच्छा, हायर जीडीपी ग्रोथ रेट एंड ऑलवेज एंश्योर्स हायर पर कैपिटा इनकम। जीडीपी ग्रोथ रेट ये रहा। अच्छा, जीडीपी ग्रोथ रेट ज़्यादा होगा तो क्या मेरी पर कैपिटा इनकम भी ज़्यादा होगी? यहाँ पे 9.52 है, यहाँ पे 707 है। अब ऐसा देखो, जहाँ पे ये ज़्यादा हो और ये 707 से भी कम हो जाए, ये रहा देखो। अब तुम बताओ, यहाँ पे जीडीपी ग्रोथ रेट थी 10 की, 10 से भी ज़्यादा, और पर कैपिटा इनकम 254 है। यहाँ पे 9 की थी, यहाँ 707 है। तो क्या ये बढ़ेगा अगर जीडीपी ग्रोथ रेट बढ़ा दूँ मैं? तो क्या ये भी बढ़ रहा है? कोई मतलब, कोई लिंक ही नहीं बन रहा। ये 10 पहुँच गई, उसके बावजूद भी 254 है। समझ गए? ये भी इकोनॉमिक्स का ही क्वेश्चन था वैसे, डाटा तो मैं दे ही दिया, बस सिंपल स्टेटमेंट से भी कर सकते हो तुम इसे। हाँ, तो बी क्या है? बी भी गलत हो गया। अब देखो थर्ड को, हायर जीडीपी ग्रोथ रेट डज नॉट नेसेसरीली इंश्योर हायर टेली डेंसिटी। हाँ, ये ठीक है कि भाई जीडीपी ग्रोथ रेट से थोड़ी ना लिंक करेगा ये, कि भाई देखो यहाँ देखो, जीडीपी ग्रोथ रेट 9, टेली डेंसिटी 70, 10 50, 10.8 76। कोई लिंक बन रहा है इनमें? कोई रिलेशन आ रहा है? 9 पे 70 है, 10 पे 50 है, 10 पे 76 पहुँच गए, फिर 11 पे 77 है। कोई लिंक थोड़ी है। डज नॉट नेसेसरी इंश्योर हायर टेली डेंसिटी, थर्ड वाला ठीक है। क्यों? जीडीपी ग्रोथ रेट पे हमें जीडीपी ग्रोथ रेट पे हम लिंक से कोई रिलेशन बन ही नहीं रहा इसका, डज नॉट नेसेसरीली। समझ गए? तो ये वाला थर्ड सही हो गया। अच्छा जी, अच्छा ये भी इसी का ही है। अच्छा जी, with reference to the above table the following assumptions were made. Nowadays prosperity of an already high performing state cannot be sustained without making further large investment in telecom infrastructure. हैं? Prosperity of an already high performing state cannot be sustained without making further investment in tele infrastructure. क्या ये पॉसिबल है कि अगर हम इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर में, टेली इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट ना करें तो हमारी जो वो सस्टेन ही ना कर पाएगी? हाई परफॉर्मिंग स्टेट जो है, मतलब कि अच्छा परफॉर्म कर रही हैं जो स्टेट्स, वो सस्टेन ना कर पाएंगे अगर यहाँ पे इन्वेस्टमेंट ना करेंगे हम। भाई यहाँ पे डेंसिटी बहुत कम है, जीडीपी ग्रोथ फिर भी अच्छी है, यहाँ पे तो 5 ही है, फिर भी जीडीपी ये है। कोई रिलेशन बन रहा है इसका? कोई मतलब ही नहीं है इसका। तो ये क्या होगी? गलत। कि सस्टेन कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है। एक देखो, इकोनॉमी किसी एक सेक्टर पे तो डिपेंड करती नहीं है कि अगर टेलीकॉम में हम इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे तो हमारी जीडीपी ख़राब हो जाएगी, सब कुछ ख़राब हो जाएगा, हम सस्टेन ही नहीं कर पाएंगे। ये तो पॉसिबल नहीं है। ये तो बहुत सारी चीज़ों पे डिपेंड करती है ना, सिर्फ ये ऐसा थोड़ी ना टेलीकॉम है हमारी इकोनॉमी बस। तो अब देखो, ये दूसरा वाला देखो, नाउअडेज अ वेरी हाई टेली डेंसिटी इज मोस्ट एसेंशियल कंडीशन फॉर प्रोमोटिंग द बिजनेस एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। इकोनॉमिक ग्रोथ तो यहाँ पे, यहाँ देखो, यहाँ पे 9.78 का भी आया था, टेली डेंसिटी कितनी थी? 5। तो ये भी कोई गारंटी नहीं, मोस्ट एसेंशियल कंडीशन नहीं है ये, कि ग्रोथ तो कैसे भी आ सकती है, सिर्फ इस पे डिपेंडेंट नहीं है वो कि यहाँ पे इन्वेस्टमेंट हो या फिर यहाँ पे, हाँ, कि यहाँ पे टेली डेंसिटी ज़्यादा होनी चाहिए, उसके लिए कोई गारंटी नहीं है। तो दोनों क्या है? दोनों ही गलत है। ये भी ऐसे ही है यार, ये
इकोनॉमिक्स का, ये हमें रीजनिंग है ही नहीं इस पर। ये देख लो अब तुम 77, x माइनस वाई इक्वल टू 8, देन विच ऑफ द फॉलोइंग मस्ट बी ट्रू, बोथ x एंड y मस्ट बी पॉजिटिव फॉर एनी वैल्यू ऑफ x एंड y। अच्छा जी, बोथ x एंड y मस्ट बी पॉजिटिव, क्या ये पॉसिबल है कि मस्ट बी पॉजिटिव, दोनों को ही पॉजिटिव होना ही पड़ेगा। x इक्वल टू 4 लो और y इक्वल टू माइनस का 4 लो, नेगेटिव ले लो, बन पाएगा कि 4 माइनस में -4, 8 हो रहा साफ साफ। तो कोई ज़रूरी नहीं है कि दोनों पॉजिटिव हो, एक नेगेटिव लेके प्रूव कर दिया मैंने, फर्स्ट गलत होगी। सेकंड देखो, इफ़ x इज़ पॉजिटिव y मस्ट बी नेगेटिव, अगर x को पॉजिटिव ले लूँ तो y को नेगेटिव लेना ही पड़ेगा। नहीं, x को ले लो 6, y को ले लो 2, x को ले लो 10, y को ले लो 2, 10 माइनस 2 इक्वल टू 8। मैंने तो दोनों को पॉजिटिव ले लिया, y को नेगेटिव होना ही पड़ेगा, ये भी गलत हो गया। इफ़ x इज़ नेगेटिव y मस्ट बी पॉजिटिव, अगर x नेगेटिव है तो y को पॉजिटिव होना ही पड़ेगा। क्या ये पॉसिबल है? इफ x इज़ नेगेटिव y मस्ट बी पॉजिटिव। एक मिनट, इफ x इज नेगेटिव x नेगेटिव है, मैंने मान लिया -1, y को मैं मान लूँ -9, ये देखो -1 माइनस में -9, -1 माइनस +9, 9 माइनस 1 8, हो गया क्वेश्चन प्रूव। दोनों क्या हो गए? नेगेटिव। तो ये वाली स्टेटमेंट भी क्या होगी कि y पॉजिटिव होना ही चाहिए, ये भी गलत है, तीनों ही गलत है। समझ गए? तो ये यहाँ पे ख़त्म होता है 2018 का पेपर।